ममता का जाल। अचानक रुद्र को एक तेज झटके सा महसूस हुआ और एक पल के लिए उसकी नजरों के सामने इतना तेज प्रकाश फैल गया कि उसे फौरन अपनी आंखें बंद कर लेनी पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो अचानक से हवा में कोई रोशनी का गोला प्रकट हो गया हो। खैर, थोड़ी देर बाद जब उसे उस रोशनी का गोले का तेज प्रभाव होता महसूस हुआ तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और खुद को उसी कमरे में मौजूद पाया जिसमें वो थोड़ी देर पहले था। पर फिलहाल कुछ था जो बदला बदला नजर आ रहा था, जैसे कि अब वो सोफे पर नहीं था बल्कि उससे दूर वहां खिड़की के पास खड़ा हुआ था और उसकी नजरें दरवाजे की ओर गई जहां पहले उसके दोनों दोस्त और बाकी लोग खड़े थे। पर अब वहां कोई भी नहीं था और वो दरवाजा बंद था। इसी बीच कमरे में मौजूद पलंग पर लेटे उस बच्चे की नींद खुल गई और अब वो बच्चा कमरे में अपनी मां को खोज रहा था। उस बच्चे ने कमरे में चारों ओर नजरें दौड़ाई पर उसकी मां उसे कहीं नहीं दिखी और शायद उसे वहीं पास में खड़ा रुद्र भी नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर रुद्र मुस्कुराया, जबकि उस बच्चे को यकीनन उसकी मौजूदगी के बारे में जरा भी पता नहीं था और वो उठकर हवा के झोंकों की वजह से खुली खिड़की की ओर चल पड़ा, जिसके ठीक पास ही रुद्र वहां एक कोने में खड़ा था। अपनी मां को वहां मौजूद न पाकर एक बार फिर वो बच्चा दरवाजे की ओर चल पड़ा और इस बीच न जाने क्यों बार बार उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दरवाजे के पास खड़े कुछ लोग फुसफुसा रहे हो। पर दरवाजा खोलने पर उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। हालांकि रुद्र को अंदाजा था कि वे धीमी आवाजें यकीनन इंसानी दुनिया में मौजूद अक्षर और वाक्यों को आ रही होंगी जो शायद उसे और उस बच्चे को लेकर चिंतित हो रहे होंगे। बहरहाल उनके बारे में न सोचकर एक बार फिर वो उस बच्चे के पीछे पीछे चल पड़ा जो अब तक सीढ़ियों के पास पहुंच चुका था और फिर सीढ़ियों से उतरकर वो एक बच्चा किचन की ओर मुड़ गया, जबकि उसके एकदम विपरीत रुद्र तेजी से उस स्टोर रूम की ओर चल पड़ा और ठीक उसी पल उस बच्चे को महसूस हुआ मानो कोई साया बड़ी ही तेजी के साथ उसके बेहद करीब से गुजरा और वो फौरन पीछे मुड़कर देखने लगा। पीछे मुड़ते ही न जाने कैसे पर एक पल के लिए उसे स्टोर रूम के दरवाजे पर खड़े रुद्र की झलक मिल गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता रुद्र की वो झलक दिखनी बंद हो गई और वो बच्चा कुछ सोचता हो किचन के बजाय वापस स्टोर रूम की ओर चल पड़ा। स्टोर रूम के पास पहुंचकर वो एक पल के लिए ठिठका और फिर उसमें प्रवेश करते ही उसकी नजरें वहां मौजूद बाकी सभी पुरानी चीजों पर से होती हुई उस पुरानी काठी के घोड़े पर पड़ी जो बाकी सारी गैर जरूरी चीजों के साथ एक कोने में पड़ा था और उसकी परछाई सामने की दीवार पर बन रही थी। उस काठी के घोड़े को गौर से देखने लगा और अचानक एक बार फिर उसे वही परछाई उस काठी के घोड़े पर बैठी हुई नजर आई। ठीक पिछली बार की तरह वो परछाई उस काठी के घोड़े पर झूलने लगी और वही पुराना धुन गुनगुनाने लगी। लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा दौड़ा दौड़ा। उसकी आवाज ऐसी थी कि जिसे सुनकर मुर्दे की रीढ़ में भी सिरहन दौड़ जाए, मगर फिर भी वो बच्चा बिना किसी डर या संकोच के उसे देख रहा था। मिशिमा, उस छोटे से बच्चे ने सामने मौजूद उस परछाई की ओर देखते हुए उसे पुकारा और अचानक वो परछाई रुक गई। दीवार पर मौजूद उस परछाई के लंबे और बुरी तरह बिखरे हुए बाल हवा में यूं लहरा रहे थे मानो वो बीच तूफान में मौजूद हो। और अब रुद्र ये जानता था कि इसके बाद क्या होना था और ठीक वही हुआ। देखते देखते वो परछाई उस काठी के घोड़े की पीठ पर से गायब हो गई और इससे पहले कि रुद्र कुछ सोच या समझ पाता उसे अपने चेहरे पर से कुछ इंच की दूरी पर वो खून से सना हुआ भयानक चेहरा नजर आया। वो चेहरा जो 100% किसी औरत का था,
पर उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी और उसका पूरा चेहरा उसी के खून में डूबा हुआ पूरी तरह कटा फटा था। रुद्र भी उस खौफनाक चेहरे को देख ही रहा था कि तभी एक बार वो फिर बुरी तरह से चीख उठी। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से। इस बार उस साई की चीख पहले से भी कई गुना तेज थी, इतनी कि उसके चीखने मात्र से अचानक वहां उस कमरे में आंधी आ गई और कमरे में मौजूद सारी चीजें इधर उधर उड़ने लगी। डर के मारे फौरन उस छोटे बच्चे ने अपनी आंखें और अपने दोनों कान बंद कर लिए। पर ठीक उसी वक्त रुद्र ने अपने दोनों हाथ उस बच्चे के कंधे पर रख दिए और अब वो उस बच्चे के ठीक पीछे खड़ा दिखाई पड़ रहा था, जिसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ उस भयानक औरत पर ही टिके हुई थी। नहीं, इस बार नहीं। रुद्र ने बिना किसी डर और संकोच के जवाब दिया और रुद्र का यह बर्ताव देख एक पल के लिए साई की शक्ल में मौजूद वो औरत भी हैरान रह गई। वो औरत अपने सामने मौजूद रुद्र को अपनी अंगारों से दहकती आंखों से बुरी तरह घूरे जा रही थी, जबकि रुद्र उसे उत्सुकता भरी नजरों से देख रहा था। और आखिरकार उस औरत ने चीखना बंद कर दिया। मिशिमा बोलता हुआ वो बच्चा अचानक उस साई की ओर दौड़ पड़ा, जबकि रुद्र ने उसके कंधे पर दबाव बढ़ाकर उसे उस औरत की ओर बढ़ने से रोक दिया। वो तुम्हारी मां नहीं है शौर्य। इस बार रुद्र ने ये शब्द उस साई से नहीं बल्कि उस बच्चे से कहे थे, जो अब अपने पास खड़े रुद्र को अच्छी तरह देख सकता था और वो रुद्र को वहां देखकर बुरी तरह हैरान नजर आ रहा था। उसे मेरे पास आने दो। एक बार फिर उस साई ने रुद्र पर कहर ढाती हुई नजरें डाली और उसे कहा, पर इस बार उसका स्वर पल की तरह कठोर नहीं था, पल की सर्द मालूम पड़ रहा था और उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द झलक रहा था। नहीं, रुद्र ने साफ इनकार कर दिया और साथ ही उसने उस बच्चे को खींचकर अपने पीछे छिपा लिया, जिस पर वो खून से सने चेहरे वाली औरत दोबारा चढ़ गई और उसने गुस्से से भरी अपनी लाल आंखों से सामने खड़े रुद्र की ओर देखा, पर उसे रुद्र की आंखों में जरा सा भी डर नजर नहीं आ रहा था। रुद्र जानता था कि ऐसी आत्माएं सामने मौजूद इंसान के डर की वजह से उस पर और भी ज्यादा बुरी तरह हावी हो जाती है। यकीनन आज अगर यहां रुद्र के अलावा कोई और इंसान होता तो मारे डर के उसकी हालत खराब हो रही होती, पर रुद्र के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि उसके अनुभव ऐसे थे कि अब तो वो डरना भी भूल चुका था। मैंने कहा उसे मेरे पास आने दो। साई के रूप में रुद्र और उस बच्चे के सामने खड़ी उस बच्चे की मां एक बार फिर जोरदार आवाज में चिल्लाई और ठीक उसी पल उस कमरे में दोबारा आंधी सी आ गई। बहरहाल इस बार भी रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो औरत हैरानी भरी नजरों से उसे देखने लगी। शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना निर्भीक हो सकता है, पर वो भी एक मां थी और वो बस अपने उस बच्चे का साथ चाहती थी, मगर वो जानती थी रुद्र उसकी राह में कांटा बन सकता था। इसलिए उसने तय कर लिया था कि वो रुद्र को अपने रास्ते से हटाकर ही रहेगी और इसी के साथ ही उसने उस स्टोर रूम के एक कोने में नजर डाली, जहां कई सारी पुरानी चीजों के बीच एक लोहे का पुराना और भारी भरकम संदूक रखा हुआ था और अचानक वो संदूक अपनी जगह से ऊपर उठा और तेजी से हवा में लहराते हुए रुद्र की ओर लपका। सेकंड के 10वें हिस्से में रुद्र को अंदाजा लग चुका था कि अब अगले पल उसके साथ क्या होने वाला था और उसने बड़ी तेजी से खुद को झुकाकर उस भारी भरकम बक्से की मार से बचा लिया, जो उड़ता हुआ कमरे में दूसरे कोने की एक दीवार से जा टकराया और फर्श पर गिर पड़ा। इधर अपना पहला बार खाली जाते देख वो औरत और भी ज्यादा गुस्से से भर गई थी और इससे पहले कि रुद्र को कुछ भी समझ में आता, एक बार फिर उस औरत के इशारे पर वहीं पास पड़ा हुआ एक टूटा फूटा मगर भारी सा टेबल हवा में उड़ा और दोबारा रुद्र की ओर चल पड़ा। पर इस बार भी वो पूरी तरह से सावधान था और इसलिए वो एक बार फिर बड़ी ही आसानी से बच गया। यह दृश्य देखकर एक तरफ जहां वो छोटा सा बच्चा खुशी से किलकारियां भरता हुआ ताली बजा रहा था, वहीं वो भयानक औरत अब और भी ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थी। रुको, मेरी बात। रुद्र ने कुछ बोलने की कोशिश की, पर वो उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी और अब तो वो इस कदर नाराज हो चुकी थी कि उसने कमरे में मौजूद हर एक चीज रुद्र की ओर ही उछाल दी और रुद्र उन चीजों से बचने की भरपूर कोशिश करने लगा। रुद्र चाहे जितना तेज ही क्यों ना हो, पर जब वो कमरे में मौजूद हर एक चीज का निशाना था तो जाहिर सी बात थी कि उसे कहीं ना कहीं चोट तो लगनी ही तय थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही।
रुद्र ने हवा में उड़कर आते किताबों की एक बड़ी सी पेटी से बचने के लिए एक और छलांग लगाई और ठीक उसी पल वो काठी का घोड़ा सीधा आकर उसके माथे से टकराया और वो दर्द के मारे चीख उठा। रुद्र चीखता हुआ वहीं फर्श पर गिर पड़ा और अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।